फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई थिंक सो कि अब तक मैंने जितने भी टॉपिक अपलोड किए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मेरा आज का नया टॉपिक है बीएससी बीएड सेकेंड सेम जूलॉजी की क्लास से, जो कि थर्ड यूनिट का टॉपिक है यूरोमेस्टिस, जिसे सामान्य भाषा में सांडा कहते हैं। तो आज हम यूरोमेस्टिस के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोमेस्टिस के सबसे पहले हम इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। यूरोमेस्टिस, जिसे सामान्य भाषा में सांडा कहा जाता है, ये ज्यादातर आपको ड्राई प्लेसेस में देखने मिलेगा, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हरियाली कम होती है, शुष्क स्थान होते हैं जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, ऐसे स्थानों पर ये देखने को मिलते हैं। और इसके बाद इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन पे चलते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में सांडा या यूरोमेस्टिस, जो कि फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्टेमेटा, फैमिली एगेमाइडी तथा जीनस यूरोमेस्टिस का सदस्य है। इसके बाद हम इसके डायग्राम के द्वारा इसके एक्सटर्नल फीचर्स को, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को बताएंगे। डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं कि यूरोमेस्टिस, जिसका शरीर सामान्य रूप से सिर, धड़ तथा पूंछ में विभक्त होता है। मतलब इसके थ्री पोर्शन होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड पार्ट की तरफ चलते हैं तो हेड में 2 पेयर ऑफ आइज पाई जाती हैं, 1 माउथ होता है, 1 माउथ पर एक हेड और नेक होती है। उसके बाद ट्रंक पार्ट में फॉरलिम्स एंड हाइंड, मतलब अग्रपाद और पश्चपाद, आगे के पैर और पीछे के पैर पाए जाते हैं, जिसमें नखरयुक्त पंजे या 5 फिंगर्स होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं, जिन पर पंजे होते हैं, जिन पर नाखून उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद इसके लास्ट पोर्शन टेल की तरफ चलते हैं। तो टेल में इसके जहाँ पर ट्रंक और टेल के जॉइंट के पास एक क्लोइकल एपर्चर पाया जाता है, जो कि एनएसपी कहलाता है। और इसकी टेल पूरी स्पिन से कवर्ड रहती है। इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो स्पिन या फिर स्केल से कवर्ड रहती है। चूंकि ये ड्राई प्लेस में रहने वाला एनिमल है, शुष्क स्थानों पर पाया जाता है, इसलिए इसकी पूरी बॉडी पर रेप्टाइल्स है, इसलिए इसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स का मेन कैरेक्टर रहता है कि जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। और इस तरह से इसकी पूंछ जो होती है, कटीली पूंछ जो होती है, वो इसकी मुख्य पहचान होती है। एक्सटर्नल फीचर्स के बाद हम यूरोमेस्टिस, वैसे तो ये हार्बीवोरस प्राणी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका देखें तो इस स्थान पाया जाने वाला शाकाहारी प्राणी है, लेकिन ज्यादातर ये फिर भी ये छोटे कीड़े मकोड़ों या छोटी मछलियों को, छोटे कीड़े मकोड़ों या फिर छोटे जीवों को अपना भोजन बना लेता है। और इसमें भी कलर चेंज करने की कैपेसिटी होती है, मतलब रंग बदलने की क्षमता होती है। सामान्यतः ये ठंड के टाइम पर ये गहरे रंग के होते हैं, परंतु गर्मी के आने के साथ साथ ये हल्के रंग के होते चले जाते हैं। वैसे तो अवस्था में रहते हैं, परंतु जब इन पर कोई अटैक करता है, जैसे ही इन पर हमला होता है, तो ये पूरे वेग के साथ हमलावर पर अटैक करके और अपना बचाव करते हैं। तो जियोग्राफिकल वितरण एंड एक्सटर्नल फीचर्स थे। अब हम आपको इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिस को हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। डायग्राम में डाइजेस्टिव यूरोमेस्टिस का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि जनरली सारी एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक जो कि 2 पार्ट्स में फिर से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फिर तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि फिर ड्यूडेनम और इलियम में विभाजित होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कोलन और रेक्टम में विभाजित होती है। उसके बाद लास्ट चैम्बर क्लोएका जो कि एक बड़ा स्पर्श चैम्बर होता है, लेकिन अंदर से ये भी 3 भागों में विभाजित होता है, कार्पोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। इसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लीवर, पैंक्रियास। अब आते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले वाले। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर क्लोएका पर एंड होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट माउथ की तरफ आते हैं। माउथ जो कि हेड के वेंट्रल सरफेस की तरफ एक मतलब एक चौड़े आकार का मुख दरार के रूप में पाया जाता है, जो कि निचले जबड़े से घिरा होता है। ऊपरी और निचले जबड़े जो होते हैं वो अपर एंड लोअर लिप से घिरे होते हैं, जो कि स्केल से ढके होते हैं।
ये दिख रहा है आपको, लोअर जबड़ा दिख रहा है, लोअर जबड़ा। माउथ में बक्कल कैविटी, माउथ आगे की तरफ सकरा होता है, पीछे की तरफ चौड़ा होता चला जाता है, माउथ पीछे की ओर बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी जिसमें कि टंग एंड नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दांतों की तरफ। दांत जो होते हैं वो दांत ऊपरी जबड़े के प्रीमैक्सिली तथा मैक्सिली में तथा निचले जबड़े के डेंटेरीज हड्डियों में जो टीथ पाए जाते हैं वो छोटे आकार के, नुकीले तथा एक्रोडॉन्ट टीथ होते हैं। एक्रोडॉन्ट टीथ होते हैं और ये टीथ जो होते हैं वो समय के साथ घिसते चले जाते हैं। जो वयस्क लिज़र्ड होता है उसमें ये दांत पूरे घिस जाते हैं, मतलब वयस्क लिज़र्ड में दांतों का अभाव होता है। अब दांत और बक्कल कैविटी का पूरा जो आंतरिक स्तर होता है वो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन से आश्रित होता है, जिससे म्यूकस का स्राव होता रहता है, जो कि भोजन को, इसके मुंह के अंदर भोजन को गीला बनाकर रखता है। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के तल पर, बक्कल कैविटी का जो तल होता है उसकी, बक्कल कैविटी की छत या पैलेट पर एडेंटुलस या दंतविहीन होता है और इसकी दोनों आयु बढ़ने के साथ साथ मुख की छत या पैलेट एडेंटुलस या दंतविहीन होती है, मतलब माउथ की जो पूरी अंदर का सरफेस होता है उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं हम टंग की तरफ। मुख जमीन पर अपनी मिड वेंट्रल लाइन से जुड़ी हुई एक सुविकसित मांसलिए ट्रायंगुलर शेप एक टंग होती है और जिसका अग्र सिरा सकरा होता है तथा पिछला सिरा चौड़ा होता है। ये बाइफरकेटेड होती है और कांचनुमा होती है। कांचनुमा मतलब इसमें ग्रूव पाए जाते हैं। देखिए नॉक्ट एंटीरियर एंड ऑफ टंग, टंग में ग्रूव पाया जाता है और इसका पश्च सिरा फिक्स तथा चौड़ी खांच के द्वारा बाइफरकेटेड होता है। जिप पर मिड डार्सल ग्रूव होता है, जिप पर भी एक खांच पाई जाती है, मिड डार्सल ग्रूव होता है और इस टंग पर टेस्ट बड्स पाई जाती है। टेस्ट बड्स मतलब कि ये स्वाद ले सकता है या स्वाद ग्रंथियां जिन्हें कहते हैं वो इसकी जीभ में पाई जाती है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, जैसे कि यूरोमेस्टिस का मैंने एक्सटर्नल डायग्राम बताया था कि उसमें जो नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र पीछे की ओर नेजल चैम्बर में खुलते हैं। नेजल चैम्बर मुखगुहिका के एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्रों में खुलते हैं और मुखगुहिका की छत के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। मतलब नॉस्ट्रिल्स नेजल चैम्बर में और नेजल चैम्बर अंदर की तरफ नेजल पोर के द्वारा माउथ की बक्कल कैविटी में खुलते हैं। अब फेरिंक्स पे आ जाते हैं। माउथ की बक्कल कैविटी के टंग के पीछे का जो सिरा है वो फेरिंक्स कहलाता है। मुखगुहिका पीछे की ओर फेरिंक्स में खुलती है और यह चौड़े बुलेट द्वारा पीछे की तरफ इसमें एक पोर पाया जाता है, चौड़ा छेद पाया जाता है जिसके द्वारा ये पीछे की ओर इसोफेगस में खुलता है। फेरिंक्स की दीवार में भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। फेरिंक्स की जमीन पर एक मीडियन लंबवत स्लिट जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, ग्लॉटिस पाया जाता है और ग्लॉटिस फेरिंक्स के दोनों जबड़े, फेरिंक्स के जबड़े के दोनों ओर यूस्टेकियन ओपनिंग होती है। मतलब जहाँ पर फेरिंक्स का ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर ऊपरी जबड़ा और ये फेरिंक्स, ये यूरोमेस्टिस के माउथ का अपर जॉ एंड लोअर जॉ जहाँ पर ये जुड़ते हैं वहाँ पर इस तरह से यूस्टेकियन ओपनिंग होती है। यूस्टेकियन मतलब नलिकाएं पाई जाती हैं जो इसे पीछे की तरफ फेरिंक्स इसोफेगस में खोलती है। फेरिंक्स पीछे की ओर इसोफेगस में खुलता है। इसोफेगस ये लंबी सक्रिय नलिका के रूप में होता है, लेकिन जैसे ही इसमें भोजन पहुंचता है इस इसोफेगस की दीवारें फैल जाती हैं और यह चौड़ा हो जाता है। इसोफेगस पीछे की ओर स्टमक में खुलता है। अब स्टमक पे आते हैं हम, तो स्टमक बॉडी कैविटी के लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। स्टमक जिसका भीतरी सिरा जो होता है वो कॉनकेव होता है, बाहरी सिरा कॉन्वेक्स होता है, मतलब भीतर की ओर ये धंसा हुआ होता है और बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। और स्टमक जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऊपर का अगला भाग जो होता है वो कार्डियक आमाशय कहलाता है और पिछला भाग कहलाता है पाइलोरिक आमाशय। कार्डियक आमाशय जिसमें इसोफेगस आपको खुलता है और पीछे पाइलोरिक आमाशय, इसकी दीवारों में अनेक फोल्ड्स पाए जाते हैं। एपिथेलियल से आश्रित रहती है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं और पाइलोरिक दीवार कार्डियक आमाशय की दीवार अधिक मोटी होती है पाइलोरिक आमाशय की अपेक्षा। कार्डियक आमाशय की दीवार में अधिक विकसित होती है और पाइलोरिक आमाशय की दीवार कम विकसित होती है। पाइलोरिक आमाशय जहाँ पर ड्यूडेनम में खुलता है वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर वाल्व कहा जाता है। स्फिंक्टर वाल्व जो कि स्टमक से भोजन को ड्यूडेनम में या इंटेस्टाइन में तो जाने देता है, लेकिन इंटेस्टाइन से भोजन को वापस स्टमक में नहीं लौटने देता है।
अब हम स्टमक के बाद आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत जो कि यह भी 2 भागों में विभाजित होती है, ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम यह 10 सेंटीमीटर लंबी और कुंडलित रचना होती है, और ड्यूडेनम जिसमें कि सारी बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती हैं, और इसमें भी भोजन का पाचन होता है। फिर भोजन आगे पहुंचकर इलियम में पहुंचता है। इलियम यह सकरी चौड़ी कुंडलित रचना होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं या अंगुली के आकार के बिलाई पाए जाते हैं जो आंत के अवशोषण की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे ही आंत में स्रवण या अवशोषण होता है तो इलियम में शिथिलन होता है, जिससे कि यह आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अब ड्यूडेनम पीछे की ओर इलियम में तथा इलियम पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत जो कि 2 भागों यह भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगला सिरा होता है इसका कोलन तथा पिछला सिरा कहलाता है रेक्टम। अगला कोलन कहलाता है भोजन पाचन के बाद कहाँ पहुंचता है, कोलन में पहुंचता है। कोलन यह बड़ी आंत का समीपस्थ पार्ट होता है जो आगे की ओर इलियम तथा पीछे की ओर रेक्टम से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका अगर चौड़ा भाग आगे से ये भाग चौड़ा होता है कोलन का, जो कि पीछे की तरफ क्रमशः सकरा होता चला जाता है। कोलन और इलियम के संधि स्थल पर जहाँ कोलन और इलियम दोनों जुड़ते हैं वहां पर एक ब्लाइंड पाउच पाया जाता है जिसे सीकम कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको, गोल ब्लाइंड पाउच दिख रहा है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम एवं कोलन की दीवारें इलियम की दीवारों पर जो सीकम और ये कोलन की दीवारें होती हैं, ये इलियम की दीवारों की अपेक्षा कम पतली होती है। इसी में सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, मिलती है। वहाँ पर इलियोस्टिक वाल्व पाया जाता है, इलियोस्टिक वाल्व कहलाता है। और अब यह इलियोस्टिक वाल्व के द्वारा कोलन जो होता है वो रेक्टम में खुलता है। रेक्टम जो कि बड़ा तथा दूरस्थ सिरा होता है जो कि रेक्टम कहलाता है। इसकी दीवार भी मोटी होती हैं जो बाईं ओर मुड़कर पीछे की ओर मुड़ा होता है। रेक्टम पीछे की ओर, ये रेक्टम चलते हुए पीछे की ओर क्लोएकल चैम्बर में खुलता है। क्लोएकल चैम्बर में दिख रहा है, क्लोएकल चैम्बर खुलता है। रेक्टम तथा क्लोएका के संधि स्थल पर क्लोएकल बॉल पाया जाता है, जहाँ पर रेक्टम और क्लोएका दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर एक क्लोएकल बॉल पाया जाता है जो कि रेक्टम को क्लोएका में खोलता है। क्लोएका यूरोमेस्टिस में क्लोएकल नलिका के आकार का होता है। ये अंदर से एक जटिल रचना बनाती है। क्लोएका एक बड़ा चैम्बर होता है जो अंदर की ओर 3 चैम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका पहला चैम्बर कहलाता है कॉर्कोडियम। यह क्लोएका का समीपस्थ भाग होता है जिसमें आकर रेक्टम खुलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग कहलाता है यूरोडियम यह मध्य भाग होता है जिसमें पूरी यूरिनरी ब्लैडर तथा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आकर खुलती हैं। कौन से भाग में, कार्पोडियम भाग में। तीसरा और अंतिम भाग होता है प्रोक्टोडियम जो कि क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलता है। इस प्रकार से यूरोमेस्टिस का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ बक्कल कैविटी से प्रारंभ होकर क्लोएकल अपर्चर पर समाप्त हो जाता है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ चलते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहली पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड जो कि माउथ और बक्कल कैविटी में पाई जाती है। वैसे तो ये कुछ ग्लैंड स्टमक में भी पाई जाती हैं। म्यूकस ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का स्राव होता है जो कि भोजन को नम तथा गीला बना के रखता है। दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि पाइलोरिक भाग में और कार्डियक और पाइलोरिक भाग में पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथियों से पाचक रस का स्रावन होता है जो कि भोजन का पाचन करता है। तीसरी पाई जाती है इनमें, तीसरी पाचक ग्रंथि होती है लीवर में 2 लोब पाए जाते हैं, दाएं लोब तथा बाएं लोब। यह लाल गहरे रंग की रचना होती है और लिवर फेफड़ों के नीचे हृदय के नीचे स्थित होता है। दोनों लोब के बीच में गॉल ब्लैडर की गोल रचना जो दिखाई देती है ये रचना गॉल ब्लैडर कहलाती है। गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट्स निकलती है, दाएं तथा बाएं लोब की हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जो निकलती है जो दाएं तथा बाएं लोब की हेपेटिक डक्ट से मिलकर एक बाइल डक्ट बनाती है और ये बाइल डक्ट और
बाइल डक्ट खुलती है और ये बाइल डक्ट कहाँ खुलती है, ड्यूडेनम में खुलती है। दोनों नलिकाएं पैंक्रियाटिक नलिका के छिद्र से पीछे अलग अलग खुलती है। उसके बाद लास्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये स्टमक और राइट लोब के पिछले भाग के बीच में एक रचना दिखाई दे रही है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक सफेद सक्रिय तथा लंबी ग्रंथि होती है जो आमाशय तथा ड्यूडेनम के बीच में स्थित होती है। स्टमक के और ड्यूडेनम के बीच में ये सफेद लंबी ग्रंथि जो दिख रही है ये ड्यूडेनम ये पैंक्रियाज कहलाती है। इसमें से एक पैंक्रियाटिक डक्ट निकलती है जो कि ड्यूडेनम में जाकर खुलती है और इससे भी पैंक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन होता है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा कई इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के छोटी आंत के अंतर्गत इंटेस्टाइन में बहुत सारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनमें से बहुत से पाचक रस का स्रावन होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। इस प्रकार से और इसके अलावा क्लोएकल एपर्चर जो होता है जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मतलब कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसमें से पुनः पानी का अवशोषण करता है क्योंकि ये सभी रेतीले और कम जल वाले स्थानों पर रहने वाले जंतु होते हैं, इसीलिए इनमें पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है। पानी को स्टोर करने के लिए ये बचे हुए पदार्थ में से पुनः जल का अवशोषण करते हैं। उसके बाद अनपचा या उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आज आपका यूरोमेस्टिस का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था जो मैंने समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से जब भोजन ये निगला जाता है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब माउथ से यूरोमेस्टिस के द्वारा भोजन निकला जाता है तो भोजन पहले को माउथ के द्वारा बक्कल कैविटी में भोजन को चबाया जाता है और भोजन को गीला किया जाता है। भोजन को गीला करने के बाद ये भोजन फेरिंक्स से होता हुआ एसोफेगस में पहुँचता है। एसोफेगस से भोजन सीधा स्टमक में आ जाता है। स्टमक की दीवारों में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। स्टमक की दीवारें मोटी होती हैं जो ये भोजन का पाचन करती हैं। इसके अलावा इसमें जितनी भी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनसे निकलने वाले पाचक रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। बचा हुआ भोजन आगे ड्यूडेनम में तथा विलियम में पहुंचता है जहां क्रमशः इसमें जो विलाई पाए जाते हैं उनके द्वारा स्टेप बाय स्टेप इसके भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन होने के बाद कोलन तथा कोलन में और रेक्टम से होता हुआ ये क्लोएकल एपर्चर के द्वारा जो बचा हुआ पदार्थ जो कि भोजन का पाचन और अवशोषण होने के बाद जो पदार्थ बचता है वो क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपकी यूरोमेस्टिस का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था जो कि मैंने आपको समझाया और आशा है आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट रहूँगी। तब तक के लिए ओके।